मुफ्त। आरबीआई कहता है जानकार बने चौकन्ने रहे। आदाब, मैं मीनाक्षी शौरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इमरजेंस, उससे उम्मीदें और चैलेंजेस की। जी हाँ, जब से सरकार ने ड्रोन रूल्स 2021 के जरिए भारत में ड्रोन ऑपरेशन से रिलेटेड पॉलिसी को लिबरलाइज किया है, यूएवी यानी बगैर पायलट के हवाई परवाज के टूल्स की तरक्की तेज रफ्तारी से हुई है और हमारे इकोसिस्टम ने भी राहत की सांस ली है। एक अंदाजे के मुताबिक 30 भारतीय ड्रोन स्टार्टअप्स नई उम्मीदों की अब तलाश में हैं और इस दौरान भारत में अगस्त 2021 और फरवरी 2022 के बीच ड्रोन या यूएवी स्टार्टअप्स की तादाद में 34.4% का ग्रोथ भी देखा गया है। और वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का भी अंदाजा है कि भारत 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनने की तैयारी में है। तो भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इमरजेंस की रफ्तार क्या है, क्या उससे बेहतरी की उम्मीदें हैं और क्या हैं चैलेंजेस, इसी पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है स्टूडियो में 3 खास मेहमानों को। एयरफोर्स से रिटायर्ड वीएम ग्रुप कैप्टन डॉक्टर R.K. नारंग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में प्रोफेसर मनसफ आलम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज में कंप्यूटर साइंसेज के प्रोफेसर सुशीला मदान हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ फ्रॉम द मिडल। डॉक्टर R.K. नारंग, आप ही से मैं जानना चाहती हूँ, हम ये सब जानते हैं कि बहुत क्लीशे लाइन है, बचपन से हमने साइंस की किताबों में पढ़ा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और हम देख भी रहे हैं कि लगातार इनोवेशंस हो रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल के कुछ वक्त की अगर हम बात करें तो हम ज़्यादा जो इनोवेशंस हैं वो उस लिहाज से भी देख रहे हैं कि जिसमें इंसानी ज़रूरत कम हो, और ड्रोन भी उसी में से एक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला है या जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको भी किसी तरीके से इसमें शामिल किया जा सकता है? वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम ड्रोन्स के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं? देखिए, ड्रोन जो है हमारे सिविल, मिलिट्री, हमारे इंडस्ट्रियल, इनफैक्ट मेडिकल, हर पार्ट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें, जब हमारे पास डिज़ास्टर्स आते हैं तो नॉर्मल जहाज़ नहीं उड़ सकते। जब आपके पास डिज़ास्टर्स आते हैं तो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। जब आपके पास डिज़ास्टर आता है तो आपको मेडिसिन सप्लाई करनी पड़ती है। सिमिलरली अगर लड़ाई हो रही है तो जो कन्वेंशनल मीन्स ऑफ लड़ाई के हैं वो सब बदल रहे हैं और कोई नहीं चाहता कि उनका पायलट दुश्मन के आगे जाए। और अगर आपको मान लो कहीं ऐसी जगह पे ऑपरेट करना है जहाँ पर जहरीली गैसें हैं या ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत देर तक सर्विलेंस की ज़रूरत है, मान लो आपको इलेक्ट्रिकल लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं जिनका पूरा सर्वे करना है, जो ह्यूमन अगर आप लगाएं तो बहुत महीने लगते हैं, उसको आप कुछ घंटों कुछ दिनों में कर सकते हैं। तो ड्रोन जो है जीवन के हर तरीके को, हर लाइफ के पार्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, उसको आसान बना रहा है। और जो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में लोग इन्वॉल्व हैं, उसकी सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल में इन्वॉल्व हैं, उसके वॉरफेयर में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों को पढ़ के हमें आगे बढ़ना है। भारतीय सरकार ने एक नई पॉलिसी ला के सिविल ड्रोन में को आसान बनाया है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी फैसिलिटेट किया है और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी दिए हैं। फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है वो एक अलग इशू है, उसमें right. और डिटेल्स की आवश्यकता है। बिल्कुल। और सुशीला मैम, आपसे भी मैं ये समझना चाहूँगी कि एक तो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने देखा है कुछ हद तक, लिमिटेड उसमें ही सही, लेकिन दे नो अबाउट ड्रोन, व्हाट ड्रोन इज़, लेकिन जो उसका कॉम्पैक्ट, अगर हम साइज़ की बात करें, उसके अलावा भी उसकी डायमेंशंस बहुत सारी हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हैं। क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स ने जो ज़्यादा करके देखा होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो क्योंकि आजकल उसमें कैमरा टेक्नोलॉजी और उन सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल होते हैं उसको देखते हैं, बट ड्रोन इज़ नॉट लिमिटेड टू दैट ओनली। तो एक तो थोड़ा सा और क्लैरिफाई हमारे व्यूअर्स को आपके ज़रिए मैं चाहती हूँ कि आप कीजिए कि ड्रोन एग्जैक्टली
है क्या चीज़ और कैसे समझना चाहिए हमारे व्यूअर्स को उसको? जी, अगर मैं ड्रोन को डिफाइन करूँ तो इट्स थ्री वर्ड्स डेफिनेशन. इट्स कॉल्ड यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, विच इज़ जो कि किसी it is driven from the remote, but nobody is inside the drone. It is GPS based, it is SIM based, of course it is internet based. So उसको चलाने के लिए उसका जो आर्किटेक्चर है वो उसमें जो रोटर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. I mean it may be one rotor, it may be four rotor, it may be quadrat. वो किसी भी उसमें हो सकते हैं. तो जितना बड़ा साइज होगा उतने उसमें रोटर ज़्यादा होंगे. देन अगर हम इसके साइजेस की बात करें तो साइज़ इसका वेरी करता है फ्रॉम 250 ग्राम टू मोर देन 400 kg. सो इसका जो साइज़ वेरिएशन है वो एक हम बोलते हैं नैनो है. नैनो मीन्स इट इज़ लेस देन 250 ग्राम, जो कि बिना किसी परमिशन के उड़ाया जा सकता है. एंड उसके बाद हमारा आता है माइक्रो. माइक्रो हमारा होता है अप टू 250 ग्राम टू 2 kg. देन वी हैव स्मॉल. Small is from 2 kg to 45 kg. Then from it is large. Then it is more than 400 as well. So these categories इन कैटेगरीज पे डिपेंड करता है कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है एंड देन व्हाट इज द पर्पस इट इज यूज्ड फॉर. राइट. तो हमारे व्यूवर्स को हम ये कहेंगे कि ड्रोन से और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में और ड्रोन का आगे आगे क्या क्या और उसका इस्तेमाल आप होते हुए देखेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए आप बहुत हद तक समझ सकते हैं. प्रोफेसर मनसफ आलम जी, आपसे मैं जो जानना चाहती हूँ वो ये जानना चाहती हूँ कि अभी जब से हमारे देश में ड्रोन्स आए और अब तक की अगर हम तरक्की की बात करें, क्योंकि 2021 की जो गाइडलाइंस हैं वो भी काफ़ी कुछ कहती हैं और 2030 तक हम ये भी कह रहे हैं कि एक तरीके से हब जो है वो ही हिंदुस्तान हो जाएगा. तो ये जो ग्रोथ है इसको रैपिड ग्रोथ कहा जाए और ये कितने इम्पॉर्टेंट है किसी भी हमारे जैसे मुल्क के लिए. ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये जो ग्रोथ हो रही है इसको आप कैसे रेट करते हैं, क्या बताएंगे व्यूअर्स को? देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया. ड्रोन टेक्नोलॉजी में अभी सुशीला मैडम ने कहा कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि हम एयर में उड़ा सकते हैं विदाउट, यानी कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के रिमोटली उड़ा सकते हैं. अब 2021 में अगस्त 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई ड्रोन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ड्रोन को आपको फ्लाई के लिए. उसके बाद जो पहला स्टेट था इंडिया में हिमाचल प्रदेश, जिसमें सबसे पहले ड्रोन पे पॉलिसी बनी. उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते लोगों को मोटिवेट करने के लिए 2022 में फर्स्ट अमेंडमेंट आया, फिर 2023 में सेकंड अमेंडमेंट आया, कुछ उस पॉलिसी को दिया गया. उस पॉलिसी के तहत थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बना दी गई कि लोग इसमें आएँ और काम करना शुरू कर दें. जैसे आप देखिए, कमर्शियल पीपल भी यहाँ पे आ सकते हैं अपने बिजनेस करने के लिए. जैसे सुशीला मैम ने कहा कि एक नैनो फ्लाई है. नैनो फ्लाई की जो हाइट है 50 फीट तक है और माइक्रो का है 200. लेकिन इंडिया में जो फ्लाइट का हाइट है वो 400 तक है. 400 के बियॉन्ड आप नहीं जा सकती. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में इंटीम बजट सेशन में 57 करोड़ रुपया को सैंक्शन किया, प्रमोट किया. अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो काफ़ी उसमें काम कर रहे हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है इस वक्त वो है कि जो कंपोनेंट है, मटेरियल है, उसको उनको इंपोर्ट करना होता है. तो इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है. लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी एक न्यूज़ में आया था कि इंडिगो जो है 2026 में आपका वो ड्रोन टैक्सी स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव. तो ग्रोथ आहिस्ते आहिस्ते हो रहा है. बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हैं. डिफेंस के लोग भी इसमें बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. इससे पहले मैं देखूं, आपको शादियां होती थी, शादी में ड्रोन को यूज करते थे. लेकिन आहिस्ते आहिस्ते कमर्शियल पर्पस के लोग यूज करना शुरू कर दिया है. तो ये माना जा रहा है कि 2030 तक इंडिया जो है ड्रोन का हब बन सकता है.
ऑल राइट। जो डॉक्टर आर के नारंग आपसे अब मैं समझना चाहती हूँ वो, क्योंकि देखिए हमने ड्रोन्स की अभी तक जिन जिन चीज़ों को हम जान पा रहे हैं वो हमने बात की, लेकिन टाइप्स ऑफ ड्रोन्स अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो क्या इसको हम बाइफरकेट करते हैं, या ड्रोन इज़ अ ड्रोन, वो उसका साइज़ शेप सिर्फ वही मैटर करता है, या अलग और भी चीज़ें हैं जो कि उसको एक तरह से इंडिविजुअल अलग अलग कैटेगरी में उसको डालती हैं, एंड वो कैटेगरीज क्या हैं, और उस लिहाज से अगर हम देखें तो वेयर वी आर राइट नाउ? देखिए, भारत में दो तरह की कैटेगरीज है। एक सिविल ड्रोन कैटेगरीज जो 500 किलो तक अभी तक डिफाइन हुई है, और मिलिट्री ड्रोन कैटेगरीज। जैसे मैडम ने बोला, नैनो, माइक्रो, मिनी, स्मॉल एंड लार्ज ड्रोन्स, जो अलग अलग वेट कैटेगरी में आते हैं, बिलो टू 50 ग्राम, 2 और 250 ग्राम से लेके 2 किलो तक, 2 किलो से 25 किलो, 25 किलो से 500 किलो और अबव 500 किलो। अब मिलिट्री वेरिएंट में जब हम जाते हैं तो हम उसको टैक्टिकल ड्रोन भी कहते हैं, फिर उसको मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कहते हैं, और हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कहते हैं। तो भारत ने इन सभी सेक्टर्स में अपने अपने ड्रोन बना रहे हैं। जो लोअर कैटेगरी के ड्रोन्स हैं वो प्रिडोमिनेंटली हमारे इनोवेशंस के द्वारा, स्टार्टअप्स के द्वारा, MSMEs के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। और इसमें जो है आईडेक्स, मेहर बाबा स्वाम कंपटीशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है। और जो गवर्नमेंट के जो स्टार्टअप्स के सपोर्ट इनिशिएटिव्स हैं, उन्होंने भी एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान किया है जिससे कि हमारे स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स नई नई ड्रोन टेक्नोलॉजीज बना पा रहे हैं, बट वो छोटे स्केल के ड्रोन बना पा रहे हैं। जो बड़े स्केल के ड्रोन हैं वो ज़्यादातर हमारे DRDO, DPSUs और कुछ लार्ज एंटिटीज़ डेवलप कर रही हैं। अब जो चैलेंज आया है, अभी हमने जो एनेबलिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़ बनाई थी, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया था गवर्नमेंट ने, उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो बहुत जल्दी बढ़ा। अब जो नया चैलेंज आ रहा है कि भाई ये कैसे पता लगे कि जो ड्रोन बन रहा है वो भारत में बना है, उसमें कंपोनेंट्स इंडिजिनस हैं, उसमें मटेरियल्स इंडिजिनस हैं, सॉफ्टवेयर इंडिजिनस हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। इसमें दो एंटिटीज़ हैं। सिविल में जो है DGCA और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो हैं सिविल ड्रोन को सर्टिफाई करते हैं, जो 500 किलो तक लिमिटेड है। और मिलिट्री में है सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन, जो DRDO लेबोरेटरी है, बेंगलोर बेस्ड है, वो सर्टिफाई करती है। लेकिन ये दोनों एंटिटीज़ जो हैं एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन देती हैं। उसका मतलब ये है कि ये बताती हैं कि ये जो ड्रोन है सेफ है, सिक्योर है, फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहती कि ये ड्रोन भारत में डिज़ाइन है, भारत में डेवलप्ड है। अब क्या है, क्योंकि भारत के मैन्युफैक्चरर्स बढ़ रहे हैं, डिज़ाइनर्स बढ़ रहे हैं, तो एक नई रिक्वायरमेंट आई है जिसमें भारत को एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक एंटिटीज़ को वो डिफाइन करना पड़ेगा जो इंडिजिनसली डिज़ाइन ड्रोन कंपोनेंट्स, सेंसर्स, पेलोड को सर्टिफाई करेंगे और डिफाइन करेंगे। ये भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है, भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए। ओके, इन सब पर हम बात करेंगे कि डायरेक्शंस कहाँ से आएंगी, और क्योंकि अगर हम फ्लाइंग उस तरह से देखें, जो एविएशन मिनिस्ट्री के तौर पर देखें, या हमारा बाकी जो भी हवा में चीज़ें हैं उसमें, चाहे हमारा डिफेंस का सेक्टर है या जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का हम सेक्टर ले लें, वहाँ पर क्योंकि आपका ATC से लेकर और बाकी सब चीज़ें हैं, यहाँ पर वो क्या कैसे होगा वो सब हम आपसे समझेंगे। लेकिन मैम, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे सर ने जिक्र किया कि दो कैटेगरीज में हम उसको सिविल और डिफेंस एक तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन ड्रोन का जो काम है वो तो मेरे ख्याल से हर सेक्टर में हो सकता है, वो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वो चाहे मेडिकल सेक्टर हो, क्योंकि इनोवेशन तो हम हर जगह देख रहे हैं, और इनोवेशन से ही जुड़ा हुआ क्योंकि ये एक तरह का मसला है। तो कौन कौन से सेक्टर्स में आप ये देखती हैं कि आने वाला जो समय है वहाँ पर हम ज़्यादा इस्तेमाल देखेंगे ड्रोन्स का? जी, अभी तक हम इनका जो यूज़ देख रहे हैं वो एग्रीकल्चर में देख रहे हैं, फोटोग्राफी में देख रहे हैं, वीडियोग्राफी में देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में देख रहे हैं, एंड इन डिलीवरी इन डिजास्टर्स एरियाज में अगर फूड डिलीवरी करना है तो उसमें देख रहे हैं। मिलिट्री और आर्मी तो कर ही रही है, लेकिन हम आने वाले समय में एयर टैक्सी जितना हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है उसको ये हैंडल करने में आई होप वो
कैपेबल होगा बाय मीन्स ऑफ एयर टैक्सीज. दैट्स अ प्लान ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बाय 2030. ओके तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो भी मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ आपसे, किस तरह की टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है? और क्योंकि आप लेडी श्री राम कॉलेज में कंप्यूटर साइंसेज की प्रोफेसर हैं, तो जो यूथ है उसको कैसे अपील करता है ड्रोन, और जो आप लोगों की तरफ से जो उनको समझाया सिखाया या पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें जो साइंसेस का इस्तेमाल है, उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कितना कीन है स्टूडेंट्स और किस तरीके से आप देखती हैं उसको? अभी एज अ सब्जेक्ट तो नहीं आया है ड्रोन टेक्नोलॉजी का इन अंडर ग्रेड लेवल और इन पोस्ट ग्रेड लेवल, बट इन फ्यू यूनिवर्सिटीज दे हैव स्टार्टेड. Okay. And as an independent, like in IGNOU, I have seen they have started with MSc in cyber information security. They have incorporated this one of the course, one of Okay. the paper. Otherwise, not much seen as a technologic part in any of the syllabi. But I see the major use. अगर हम इसको as a subject ये आता है vocational में या skill enhancement में, तो भी इसका use बहुत अच्छा रहेगा. That इसमें एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी और इसका यूज़ भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में इसका यूज़ बहुत होने वाला है. ओके नहीं, मैं इसलिए भी समझना चाह रही थी, खैर हम और बात करेंगे उसके ऊपर कि क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना ई कॉमर्स से लेकर और बाकी सब जगहों पर भी, तो क्योंकि इनोवेशन अगर हुई है तो उसका एग्जीक्यूशन तो होगा ही, तो वो एग्जीक्यूशन कहाँ कहाँ पर और किस लेवल पर हो सकता है वो थोड़ा सा और हम समझेंगे आपसे. लेकिन प्रोफेसर मनसब आलम जी, जो आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपसे भी यही सवाल कि सेक्टर्स देखिए हमारे, क्योंकि हर सेक्टर में हम ये देखते हैं कि एक एडवांसमेंट की ज़रूरत है. जैसे हमने देखा है कि कुछ डिलीवरीज़ हैं जो आजकल ड्रोन्स के ज़रिए होने लगी हैं, और उसमें अगर कोई मेडिकल संबंधित अगर कोई डिलीवरी है तो उस तरह की डिलीवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है. मतलब हम इसको सीज़ नहीं करना चाहते हैं सिर्फ पिज़्ज़ा और पास्ता की डिलीवरी तक, क्योंकि वैक्सीनेशन से लेकर बाकी और सब चीज़ों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एडवांस ये टेक्नोलॉजी है, और जितना स्पीड है और जितना एक्यूरेसी है वो सब कुछ भी काफ़ी मैटर करता है. तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी का जो यूज है बहुत सारे सेक्टर में यूज होना शुरू हो गया है. जैसा कि मैडम ने बताया, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में काफ़ी यूज हो रहा है. हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक किसान के लिए ड्रोन को लॉन्च किया, जिसका फ़ायदा किसान उठा रहे हैं. आप देखिए, यहाँ पे शर्मिला यादव है, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. उनका एम था कि वो पायलट बने, लेकिन वो पायलट नहीं बन पाई. लेकिन आज के डेट में इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ड्रोन गर्ल, इसका नाम दिया गया फर्स्ट ड्रोन गर्ल शर्मिला यादव. इन्होंने क्या किया, ड्रोन के जरिए बहुत सारे आपको ड्रोन को आप चलाती हैं, उड़ाती हैं एयर में, और उसके जरिए खेती लोग कर रहे हैं. खेत जिसको अगर दवा छिड़कना है उसका यूज कर लेते हैं. तो इंडिया ने भी एक ड्रोन को बनाया. एक तो सेक्टर ये है. दूसरा सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो मेडिकल सेक्टर है. मेडिकल सेक्टर में अब क्या किया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए आप मेडिसिन को पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं. मान लीजिए कि एक मेडिसिन हमारे पास काफ़ी डिस्टेंस पे अवेलेबल है, उसको कार से और किसी के जरिए हम लेकर जाते हैं तो उसमें टाइम लग सकता है, तो पेशेंट को खतरा हो सकता है. तो ड्रोन के जरिए बहुत कम समय में हम उस मेडिसिन को उस हॉस्पिटल में दे सकते हैं ताकि हमारे उस पेशेंट का जान बच सके. एक तो ये है. दूसरा फील्ड आप देखिए, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग है. इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में ड्रोन का यूज हो रहा है कि इन्वायरमेंट में क्या चेंजेज आ रहे हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं. उसके साथ साथ ई कॉमर्स में लोग यूज करना शुरू कर दिया है. जैसे अमेजन ने अपना किया, उसके बाद आप देखिएगा जोमेटो ने भी अपना रिसर्च किया है. जोमेटो अपने सामान को डिलीवर करने में सक्षम हो रहा है. उसने अपना ट्रायल किया, उसमें सक्सेस हो गए. तो जितने भी ई कॉमर्स जो कंपनी है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब लोग अपने अपने ड्रोन को बना रहे हैं. उस ड्रोन के जरिए बहुत कम समय में अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं. इसी तरह से आपका मिलिट्री में तो हो ही रहा है आपका. उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि और फील्ड है हमारे पास, जैसे कहीं मान लीजिए कि डिजास्टर हो गया अचानक, हमें पता नहीं होता है, तो हमारे पास अगर ड्रोन है उसके जरिए हम वहाँ पे पहुँचा सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे ड्रोन का यूज आज के डेट में हो रहा है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो शुरुआत में हुई, मैरिज में जो फोटोग्राफी लेते हैं वहाँ पे भी लोग यूज कर रहे हैं. इंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि मान लीजिए हमारा क्रिकेट मैच हो रहा है, हम क्रिकेट मैच को
देखना चाहते हैं, बहुत करीब से देखना चाहते हैं, तो उसमें कैमरा के जरिए हम उसको एक एक बॉल, एक एक प्लेयर्स का जो एक्टिविटीज़ को हम आसानी से देख सकते हैं। तो अब देखिएगा कि जो प्ले होता है क्रिकेट का, वहाँ पे भी ड्रोन होता है, उसके जरिए मॉनिटर किया सकता है। और आपके जो आपका बॉर्डर है वहाँ पे मॉनिटर करने के लिए तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ड्रोन का अभी तत्काल इस्तेमाल हो रहा है और डेवलप भी हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल। डॉक्टर आर के नारंग जी, आपसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि डेवलपमेंट बहुत है, लेकिन जब हम प्रोज की बात करते हैं तो थोड़ा कॉन्स साथ में आते ही हैं। तो वैसे में कोई हैकिंग ना हो जाए। अब जैसे गाड़ियों में भी आजकल तो हम जीपीएस के बिना शायद किसी लोकेशन पे पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह का सिस्टम होगा जो कि इसमें इनबिल्ट किया गया होगा, कहीं से तो डायरेक्शंस ले रहा होगा। लेकिन बावजूद उसके भी इतना सब होने के बाद भी, क्योंकि आपने इंडिजीनियस और इंडियन टेक्नोलॉजी उन सब चीज़ों की बात की, इसलिए मैं भी जानना चाहती हूँ कि एथिकली सब चीज़ें ठीक रहें और किसी तरह का कोई और थ्रेट इससे जुड़ा हुआ कम से कम ना आ जाए। तो उसको लेकर हमारी चिंताएं क्या हैं और उनके ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो इशू आजकल है इंडिजिनस कंटेंट पे है। आपको जानना चाहिए कि ड्रोन में सिर्फ उड़ने के लिए प्लेटफॉर्म और इंजन और बैटरीज ही नहीं होती, बल्कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें डेटा लिंक्स होते हैं, इन सब की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं और समय पड़ने पर वो उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि बेस्ट टेक्नोलॉजी इज़ आपकी जो अपनी टेक्नोलॉजी है, जहाँ तक संभव हो सके। तो इंडिजिनस कंटेंट को असर्टेन करना एक मेजर आई थिंक रिक्वायरमेंट है, जिसे किया जा सकता है और हमें इसको इंसेंटिव देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे मैं कह रहा था कि हमें इंडिजिनस कंटेंट असेसमेंट मैकेनिज्म चाहिए जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। अभी जो करंट मैकेनिज्म है वो है कॉस्ट बेस्ड। तो कॉस्ट बेस्ड पे तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इतनी चीज़ें ली, लेकिन उनमें वल्नरेबिलिटी है, आपके द्वारा डिज़ाइंड है, बाहर से इंपोर्ट है, ये जानना एक बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है और हमें अपनी पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपनी एंटिटीज़ को एम्पावर करना पड़ेगा और वहाँ पर स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना पड़ेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, जो हम एयर टैक्सी की बात कर रहे हैं, दुनिया में ट्रायल्स चल रहे हैं, हमें सिमिलर ट्रायल्स यहाँ करने पड़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि ये ट्रायल उन एंटिटीज़ के साथ हो जो इंडिया में बना रहे हैं। इंडिया में भी एंटिटीज़ बना रही हैं। अब जब वो ट्रायल होंगे तो हमें उनको सर्टिफाई करने का मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। दुनिया में ऑलरेडी ट्रायल्स करके ऐसे सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म का ट्रायल्स चल रहा है। तो हमें डीजीसीए और जो क्यूसीआई जो है उसको 500 किलोग्राम से ऊपर वाले जो ड्रोन हैं जो एयर टैक्सीज में यूज होंगे, उसका सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म के लिए पॉलिसी लाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे और वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाने पड़ेंगे। दूसरा जो है, इंडिजिनस कंटेंट को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। तो इंडिजिनस सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमें शायद डिज़ाइन लिंक्ड और इंडिजिनस कंटेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम लानी पड़ेगी। प्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इंपोर्टेड कंटेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब हमने पॉलिसी लिबरलाइजेशन किया तो इंपोर्ट ऑफ कंपोनेंट ईज कर दिया गया, क्योंकि हम अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ना चाहते थे। अब हमारे ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स, ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है कि उनको इंसेंटिवाइज किया जाए और इंपोर्ट के मुकाबले में उन्हें ज़्यादा दिया जाए। और एक चीज़ और है, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे डिफेंस में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंडिजिनस डिज़ाइन का भी है, इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट का है, उनमें कमियां हैं, वो मैं अलग बात करूंगा। बट एक ज़रूरत है कि सारी मिनिस्ट्रीज़ में इंडिजिनस डिज़ाइन, इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट, इंडिजिनस इंसेंटिवाइजेशन, जो गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस है उसमें इंडिजिनस डिज़ाइन प्रोडक्ट्स का कोई वर्टिकल नहीं है। आप जो भी चीज़ कहते हैं, ओके, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड चीज़ है, लेकिन इसमें क्या इंडिजिनस डिज़ाइंस हैं, हमें एक अलग वर्टिकल क्रिएट करना पड़ेगा। आप बाकी चीज़ों को चलने दीजिए, लेकिन इंडिजिनस डिज़ाइन का एक अलग वर्टिकल क्रिएट कीजिए, ताकि हमारे जो डिज़ाइन ड्रोन हैं वो दुनिया में बेच सकें। और पहले दुनिया में बेचने से पहले सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जाता है, क्या आप इसे खरीदते हैं? तो आई थिंक ये एक बहुत समय की डिमांड है कि हमें अपने जो इनोवेटर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है।
ऑल राइट सर। सुशीला मैम, आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ अब ये, क्योंकि देखिए अब कोई भी अगर हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और जब हम इतनी तरक्की और बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है जो एक तरह से इकोनॉमी और उसकी तरफ भी मुड़ जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मसला कितना है वो अगर आप थोड़ा उसके ऊपर भी बता पाएँ। अलावा इसके क्योंकि हम ई कॉमर्स कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, हम इसमें टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और क्योंकि आप प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंसेज की, तो उसमें जो उस टेम्परामेंट का जो स्टूडेंट है उसके लिए शायद कई बेहतर इसमें डायमेंशंस खुलते हैं। तो हाउ डू यू मोटिवेट, आप स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कि क्योंकि एक जो क्लीशे कोर्स है उसको करने के साथ साथ में अगर हम इस तरह के एडवांस कोर्सेज और इस तरह की चीज़ों के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो दैट विल बी ग्रेट फॉर स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये कोर्सेज होते हैं आपके DGCA अप्रूव्ड हैं। ओके। तो these are not long length courses, these are just a 5 days course, or for large drone technology it may be extended up to 10 days. तो उसमें स्टूडेंट कोर्स कर सकते हैं एज एन एडिशनल स्किल। एंड अगर हम स्किल की बात करते हैं तो वो उसकी यूटिलिटी अपने आप ही समझ आ जाती है जब हम उस कोर्स को करते हैं कि कहाँ पे यूज़ हो सकता है, और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वेदर इट इज़ ई कॉमर्स और हॉस्पिटल। जैसे हम कहते हैं कि इतनी जगह यूज़ होता है तो ऑर्गन डिलीवरी में भी यूज़ होता है, राइट, जो कि बहुत क्रिटिकल टाइम सेविंग होता है वो। तो ऐसी और प्लस हर जगह जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, प्राइवेसी इश्यूज हैं, एंड व्हाट इज़ द सिक्योरिटी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड भी आपकी जॉब्स बढ़ जाती हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू हैंडल दीज चैलेंजेस। जी जी। प्रोफेसर मनसफ आलम जी, क्योंकि देखिए चैलेंज तो है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में है उसको एक तरह का टेम्परामेंट तो है कि वो इनोवेटिव होगा, और ख़ास तौर से ड्रोन्स जैसी टेक्नोलॉजी में अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन को देखें राइट नाउ वो कितना है, और आप इसमें क्या आगे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या रोबोटिक टेक्नोलॉजी हो, उससे कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्किल्ड लोग होंगे उनके लिए तो बहुत डायमेंशंस भी खुल रहे हैं। तो हाउ स्टूडेंट कैन बी स्किल्ड, वो उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो नीड ऑफ आवर बने रहें, उनके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हों, कि कंपनीज उनको अप्रोच करें कि यस यू हैव दिस नॉलेज एंड यू आर और यू मे बी वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। तो उनके लिए उन स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे गाइडेंस देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया में कई इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं जहां पे ड्रोन की पढ़ाई हो रही है। जैसे सबसे नंबर 1 पे हम मानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन, जिसका लोकेशन है चेन्नई में, नोएडा में। इसके साथ साथ है इंडियन एकेडमी ड्रोन। इसके साथ साथ और भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ड्रोन की पढ़ाई होती है। इसमें जो पढ़ाई करते हैं इसका प्रॉपर अप्रूवल हम लेते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से, जिसको हम DGCA कहते हैं। लेकिन जब इसमें कोर्स करना चाहता कोई स्टूडेंट, तो किसी भी कोर्स को करने के लिए उसको मिनिमम एलिजिबिलिटी हो रही। तो अब किस लेवल के स्टूडेंट इसमें जा सकता है, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th पास है, यानी 10th पास होना चाहिए उसको। 10th पास के बाद उसमें एडमिशन ले सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, उसमें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ड्रोन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे चलाएंगे। तो इसमें बहुत सारे एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप ड्रोन में अगर ग्रेजुएट हैं आप और चाहते हैं उसके बाद भी हम इसमें जाना, तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है। जैसे आप पाइथन है, C++ है। तो आज के डेट में पाइथन बहुत ही पॉपुलर है, तो पाइथन को सीख लेंगे, पाइथन के जरिए प्रोग्राम करेंगे, आप उसको कंट्रोल कर। देखिए क्या होता है कि जो ड्रोन को हम चलाते हैं, ड्रोन को हम फ्लाई कराते हैं एयर में, तो उसको हम क्या करते हैं, रिमोटली कंट्रोल करते हैं, यानी एक सॉफ्टवेयर के जरिए हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको पायलट की तरह आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको परमिशन लेना होगा DGCA से। अगर आप ड्रोन चलाना चाहते हैं तो विदाउट परमिशन आप चला नहीं सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी कई चीजें हैं इसमें कि इसको 3 जोन में बांटा गया है। एक जोन को कहते हैं ग्रीन जोन, सेकेंड जोन को कहते हैं येलो जोन,
एंड थर्ड को कहते हैं रेड जोन। तो अगर आप अपने ड्रोन को ग्रीन जोन में चलाना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपको डीजीसीए से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप चला सकते हैं। जैसे आपको बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं और अपना जैसे इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने ड्रोन को रेड एंड येलो जोन में चलाएंगे तो आपको परमिशन लेना होगा। अब आपको दो जगह से परमिशन लेनी होती है, एक तो लोकल पुलिस से परमिशन लेना होगा और दूसरा जो परमिशन है आपको डीजीसीए से लेना होगा। ये दो परमिशन के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे आप देखिएगा हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलती है ना, उसी तरह से पायलट है, उनके भी आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको पायलट का। अच्छा, फॉर एवरीथिंग मान लीजिए कि आपने कहा कि येलो और रेड में आपको परमिशन की ज़रूरत है। येलो में अगर आप मान लीजिए कि अपनी लोकेलिटी में कुछ शूट हो रहा है या लोकल कुछ डिलीवरी है, उस सब के लिए भी आपको परमिशन चाहिए है? देखिए, अगर हम उसको ग्रीन जोन का मतलब येलो और रेड में जाने का मतलब हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा। तो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेंगे तो आपको डीजीसीए से परमिशन लेंगे, क्योंकि किसी सामान को डिलीवर करना है आपको, और डिलीवर करने के लिए आपको परमिशन लेना होगा। और उसका जो पायलट होगा, पायलट जिसको हम एयर में कहते हैं, इसमें ड्रोन को चलाने के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन होता है, आपको सर्टिफिकेट वो इशू होता है डीजीसीए से। जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं है, आपके ड्रोन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तब तक आप ग्रीन येलो जोन और रेड जोन में नहीं चला सकते। ऑल राइट। तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, मतलब ये बहुत आसान नहीं है। जो आपने आसपास में हमने और आपने जो देखा होगा सिर्फ उतना भर नहीं है, दायरा काफ़ी बड़ा है। थोड़ा सा और समझते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आर के नारंग, आपसे जो मैं समझना चाहती हूँ ये कि देखिए, आपने कहा कि सिविल एक मसला है और एक मसला है मिलिट्री। तो इज़ देयर एनी फ्यूजन ऑल्सो, क्योंकि और अगर वो है तो वो कैसे है? क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि हम 2030 तक इंडिया जो है वो एक तरह से ग्लोबल हब बन जाएगा, तो उसके लिए तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और उन सब की जो आप बात कर रहे हैं, अलावा उसके भी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो क्योंकि वी आर टॉकिंग इन 2024, सो वी हैव 5 to 6 years। और अगर हम ग्लोबल हब बनना चाहते हैं तो आई एम श्योर बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमको मैच करने होंगे। हाउ वी विल गो अहेड, एंड अभी अगर हम उस बार में, उस स्टैंडर्ड में देखें तो कहाँ पर हैं? देखिए, जब 2021 में हमारे ड्रोन रूल आए थे तो ड्रोन ऑपरेशन बैंड था, सिर्फ स्पेशल केसेस में ड्रोन्स वर अलाउड। तो जब रेगुलेटरी प्रोविजंस थे, आई थिंक वो हमारे सबसे अच्छे प्रोविजन कहे जा सकते हैं दुनिया में। लेकिन रेगुलेटरी प्रोविजन आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी प्रोविजंस आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाते हैं। और देखिए, अगर हमें हाई वैल्यू इंडस्ट्री बनानी है, ड्रोन तो आएंगे भारत में, चाहे हम चाहें या ना चाहें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है जो अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, ये डिमांड है इस समय की। लेकिन क्या ये ड्रोन हमारे होंगे, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा। अभी तक भारत जो है टेक्नोलॉजी यूजर रहा है एरोनॉटिक्स में, एटलीस्ट सिविल एरोनॉटिक्स में। तो अगर हमें ये टेक्नोलॉजी में लीडर बनना है तो हमारी जो है संस्थाएं हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उसने एक ऐसा रेगुलेटरी प्रोविजन तो ला दिया, लेकिन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो मान लो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए या यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ऑफ यूरोप, वो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स लेते हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी बने और नए ड्रोन जो हैं वहाँ बने, पनपे, और दुनिया की मार्केट में वो टेक्नोलॉजीज इंडक्ट हों। दूसरा क्या होता है, वो ड्रोन उनकी टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट हों मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ। तो हमें वो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले जो जरूरत है, एक नोडल मिनिस्ट्री जो है सिविल ड्रोन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। दूसरा है, हमें सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज प्लान बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए R&D स्ट्रक्चर्स और फंडिंग मैकेनिज्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और हमें ये भी करना पड़ेगा कि ये जो जैसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट है, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, रिमोट ट्रैकिंग हैं, डिटेक्ट एंड अवॉइड सिस्टम्स हैं, और जैसे अर्बन एयर मोबिलिटी है, ये सब हम टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाएं और इनको इंटीग्रेट कर पाएं। उसके बिना हमें ये संभव, एटलीस्ट ये हाई वैल्यू इंडस्ट्री नहीं बनेगी। और दूसरा जो है, हमें ट्रायल बेस्ड न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और ये बहुत ही आवश्यक है। और हम इस चीज़ में हमें आई थिंक हमें काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता अभी है। और तीसरी जो मुझे लगता है, जैसे डिफेंस ड्रोन की अगर आप बात करें,
डिफेंस ड्रोन में हमने छोटे ड्रोन में तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन बड़े ड्रोन में हमें काफ़ी कुछ करना है। देखिए हमारा तपस जो है इस जनवरी में मिशन मोड से ड्रोन DRDO का एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बन गया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने निशांत बनाया, उसमें 4 ड्रोन बनाए, उसमें कई टेक्नोलॉजीज बनी, हमने उसका इंजन बनाया, उसके कई सब सिस्टम्स बनाए। उसके बाद हमने पंछी बनाया क्योंकि हमें निशान में कुछ कमियां लगी, उसका भी हमने ट्रायल किया, फ्लाई किया। इसका मतलब हमने कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट की, लेकिन वो इंडक्ट नहीं कर पाए। उसके बाद फिर हमने बनाया रुस्तम 1। रुस्तम 1 जो है प्रूवन एयरफ्रेम, प्रूवन इंजन से बना है, और उसमें हमने ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग सिस्टम दिखा दिया, इलेक्ट्रो ऑप्टिक IR सिस्टम्स इंटीग्रेट कर दिए। अभी जो है वेपन इंटीग्रेट हो रहा है। तो वो क्यों नहीं इंटीग्रेट कर रहा, उसमें क्या क्या कमी है, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। तपस को हमने जो अभी उसको लोअर कैटेगरी में डेवलपमेंट प्रोसेस में डाला है, उसको कैसे अपग्रेड किया जाए। तो DRDO जो है उसके साथ अभी तक जो है डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर की साथ स्कीम में चल रहा था, जिसमें HAL और BEL उसके प्रोडक्शन पार्टनर्स थे। लेकिन एक एलिमेंट जो मिसिंग था वो था यूजर, क्योंकि यूजर ने जब हमारे आईडेक्स और मेहर बाबा इनिशिएटिव्स में लीड ली तो हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा था। उसमें यूजर कम डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर था। तो डिफेंस में हमें जो है डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन ही अकेला नहीं चलेगा, डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन प्लस यूजर मॉडल जो है वो लाना पड़ेगा, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी थ्रेशोल्ड पे हैं। अगर आप रुस्तम को 18 तपस को 18 घंटे उड़ा के और उसमें 27,000 फीट तक उड़ा सकते हैं, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो उसको कैसे करना है, ये जो पार्ट है ये यूजर के आने से जल्दी साफ हो सकता है। और जो प्राइवेट सेक्टर जो आजकल कोलैबोरेशन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है, उसमें एक थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें यह देखना पड़ेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर जो अब टेक्नोलॉजी यहाँ बना रहा है उसमें इंडिजिनस सब सिस्टम्स कितने हैं, क्रिटिकल सिस्टम्स क्या है, कल क्या हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, नए वेरिएंट बना सकते हैं। जब तक वो हमारे पास नहीं रहेगा, हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पे रहेंगी। हमें फ्यू पास्ट वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है। हमें आत्मनिर्भर अनुसंधान बेस ड्रोन इंडस्ट्री और अनमैन्ड इंडस्ट्री भारत में क्रिएट करने के लिए ये करना आवश्यक है। ऑल राइट, अदरवाइज और कौन से इश्यूज हैं जो आपकी नज़र में मैम आप समझ रही हैं कि ये इश्यूज हैं अभी, और ये इश्यूज जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है, और अगर हम उनको टाइमली एड्रेस कर लेते हैं तो वो एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ हमको लेकर जा सकते हैं? जी, मैं साइबर सिक्योरिटी से ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ। सिक्योरिटी इश्यूज, प्राइवेसी इश्यूज ये बहुत बड़े मैटर हैं। और जैसे अयोध्या में हुआ कि एंटी ड्रोन्स को कैच करने के लिए देयर वाज अ सिस्टम, तो वो ऐसे वाले सिस्टम होने चाहिए कि एंटी ड्रोन्स को कैसे कैच किया जाए। एंटी ड्रोन्स वो होते हैं जो अप्लाई नहीं किए, मतलब जो विद इन जिनके लिए परमिशन नहीं होती है। तो ऐसे AI बेस्ड ड्रोन लॉन्च होने चाहिए। ऐसे केस में देयर इज़ अ वे टू कैच एंटी ड्रोन्स कि आप सिग्नल्स को जैम कर देते हो एंड देन यू कैन टारगेट दोज। या फिर हम नेट वाला सिस्टम होता है दैट यू टारगेट द नेट टू द एंटी ड्रोन सिस्टम्स एंड यू कैन कैच देम अप। तो प्राइवेसी कंसर्न दो तरीके से है, एक तो प्राइवेसी ऑफ ड्रोन एंड प्राइवेसी ऑफ द पीपल, that it is invading their privacy। तो दोनों तरह से कंसर्न इसका है जो कि where we should work on। एंड कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसकी स्पूफिंग हो सकती है। स्पूफिंग आपकी GPS स्पूफिंग हो सकती है, आपका डेटा ऑल्टर हो सकता है। देयर इज इनसाइडर थ्रेट, देयर इज एक्सटर्नल थ्रेट टू। तो देयर शुड बी अ इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। There should be education about these two factors as well. So it is important that security concern must be taken into account. ओके, प्रोफेसर मनसफ आलम जी, आपसे मैं चैलेंजेस जानना चाहती हूँ कि अभी आपके नज़रिए से क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर हम समझना चाहें पूरे के पूरे इस सिस्टम को, और क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम हब हो जाएंगे 2030 तक, तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। मतलब अगर सिर्फ उन चैलेंजेस की बात नहीं कि जो कि हमको मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट की तरफ से आने हैं, अदरवाइज पूरी इस ड्रोन इंडस्ट्री को अगर हम समझना चाहें, इसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अगर हम समझना चाहें, तो क्या है चैलेंजेस आपके नज़रिए से? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे चैलेंजेज हैं इस वक्त।
सबसे बड़ा चैलेंज है मैन्युफैक्चरिंग की। इंडिया में बहुत सारी कंपनी जो है लॉन्च हुई, स्टार्टअप कंपनी है जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसके साथ साथ बहुत सारे कंपनी हैं। तो जब हम ड्रोन को बनाने जाते हैं तो उसमें कंपोनेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए। जो कंपोनेंट एंड मटेरियल है उसको बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। कई सिचुएशंस में कई जो मटेरियल का जो कंपोनेंट है वो बैंड है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम इस ड्रोन को बनाएं कैसे, क्योंकि मटेरियल नहीं है, मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करें। तो अगर ये सारी फैसिलिटी मिल जाए तो मैन्युफैक्चरिंग तो हो जाएगी। चलिए दूसरी बात मैं बात करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, आपके कंपोनेंट आना शुरू हो गया, आप मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर सब लोग जितने भी जैसे कमर्शियल बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स कंपनी अगर इसमें मार्केट में आती हैं और अपने सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया और कंज्यूमर तक ड्रोन के थ्रू ले जा रही है, अब वहाँ पे होगा ट्रैफिक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। यानी हम ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करें, यानी उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस हो कि हमें ये ट्रैफिक है, ये ड्रोन है। हो सकता है कि आपको कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए आपका ड्रोन है। आपने सुना है कि एयर टैक्सी है जो इंडिगो ने लॉन्च करने जा रहे हैं 2026 में, जिसका बहुत सारे न्यूज़ में आया। तो ड्रोन टैक्सी अगर हम चलाएंगे तो उसकी भी एक ट्रैफिक होगी, कैसे लेकर जाना है, क्या पॉलिसी है। तो वहाँ पे एक चैलेंजेस है कि बस एक से ज़्यादा जैसे ही आपका ड्रोन एयर में होगा तो वो सारे प्रॉब्लम्स है। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम्स है, जो ड्रोन से हम प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं कंज्यूमर तक, अब उसके घर तक पहुंचाना है तो उसके घर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उस कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे करेंगे। हो सकता है वहाँ पे भी मैकेनिज्म हो जाए। कई दफ़ा मैंने कहा कि हम ड्रोन के जरिए मेडिसिन को भेज रहे हैं और उस हॉस्पिटल को तो आइडेंटिफाई कर लिया, उस इंसान को कैसे करेंगे, वहाँ पे भी उनको बहुत सारे काम करने की जरूरत है। तो जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना तो बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ट्रैफिक जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको कैसे कंट्रोल करना है आपको। तो वहाँ पे ये चैलेंजेस है। और उसके बाद हम अगर बात करें तो जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और इंडिया का जो एम भी है कि 2030 तक इसको हब बना दें। तो हमें ये चैलेंजेस को आहिस्ते आहिस्ते रिमूव करना हो। जैसे हम चैलेंजेस को रिमूव कर देंगे ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी आता है तो हर टेक्नोलॉजी का प्रोस एंड कॉन्स होता है। आप देखिएगा यहाँ पे एक अभी हमने सिक्योरिटी की बात कही, तो जो हम ड्रोन को चलाएंगे तो जीपीएस का यूज़ करेंगे। मान लीजिए कि जीपीएस को किसी ने हैक कर लिया तो हमारा ड्रोन को क्रैश होने का चांसेस हो जाता है। जैसे हम एयरक्राफ्ट को चलाते हैं हम, तो वहाँ पे जीपीएस के जरिए हम उसको एरिया देते हैं इतने हाइट पे है, और मान लीजिए किसी ने आपने जीपीएस को हैक कर लिया और हैक करने के उसका हाइट ज़्यादा दिखा दिया और पता चला कि ये पहाड़ है, पहाड़ जाकर क्रैश हो गया। तो इन सारे चीज़ों को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, पॉलिसी बनाना होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे इंडिया में भी एंटी ड्रोन बना है, जो एंटी ड्रोन का काम है कि जो रेंज से बाहर है क्या है तो वो उस ड्रोन को कैच करके इंफॉर्मेशन देता है, फिर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस है, इस पे काम किया जाए और इस चैलेंजेस को रिमूव कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैलेंट की कमी है, इंडिया में बहुत टैलेंट है, स्टूडेंट टैलेंटेड है। अगर उनको हम फैसिलिटी देने लगे, यूनिवर्सिटी में इसको स्टार्ट करना चाहिए। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो तो कर ही रहे। मेरा कहना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इस पे ड्रोन टेक्नोलॉजी पे कोर्स चलाना चाहिए। शॉर्ट टर्म कोर्स है, ग्रेजुएशन इन ड्रोन टेक्नोलॉजी चलाना चाहिए ताकि लोगों का अवेयरनेस होगी। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी हम टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल। और डॉक्टर आर के नारंग, क्योंकि हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो थोड़े से चैलेंजेस मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम बहुत ही डाइवर्स नेशन हैं और वो ही हमारी ब्यूटी भी है, लेकिन वो एक तरह का चैलेंज भी हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी वाइज तो जो हम अपना एडवांसमेंट कर रहे हैं वो है, बट अलावा इसके आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं और उनसे हम कैसे अभी कोप अप कर रहे हैं और इन फ्यूचर हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि आईआईटी कानपुर में एमटेक ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी पे शुरू किया है, रुड़की में भी किया है और रुड़की भी मैडम बता रही हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्सेज शुरू हुए हैं। सिमिलरली वो कुछ एक कैप्सूल्स भी कर रहे हैं जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में फेमिलराइजेशन किया जाता है और उनको स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी का रुझान देख के उनके डायरेक्शन बताई जाती है कि किस तरफ वो लोग काम कर सकते हैं। सिमिलरली जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है, भारत में हमारे इनोवेटर्स ने आईडेक्स में पार्टिसिपेट करके कई इनोवेटिव काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस बनाए हैं और डीआरडीओ ने भी एक D4 बनाया है जो जिसमें सिर्फ सॉफ्ट बेस्ड नहीं है सिर्फ, बल्कि लेज़र सिस्टम भी है
दुश्मन के ड्रोन को और रोग ड्रोन को जो अपने हाथ में ना हो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनियाँ, इंडियन कंपनियाँ एयर टैक्सीज बना रही हैं, अब उनके सर्टिफिकेशन के पास हैं, और एक नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जैसे स्वॉर्म है, ये हमारी भारतीय कंपनियां बना रही हैं जो एयर शोज कर रही हैं, स्वॉर्म एयर शोज कर रही हैं, HADR के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए यूज़ कर रही हैं, और मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर रही हैं। और अभी रिसेंटली एक भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट बनाया है जो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है और लगभग 27 घंटे अचीव कर चुका है, जो भारत में सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड है। और उसी तरीके से हमारी एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो NAL है, वो भी एक हैप्स जिसको कहते हैं हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट बना रही हैं। और बाकी जो चैलेंजेस की बात है, देखिए हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बड़ी बाकी एकेडमिक संस्थाओं को भारत सरकार बहुत सारी फंडिंग दे रही है ताकि ड्रोन सेक्टर में वो इनोवेशंस करें। लेकिन उस फंडिंग के बावजूद हमारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी गैप्स हैं वो बने हुए हैं। इसका मतलब है फंडिंग जो है एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी गैप्स की तरफ डायरेक्टेड नहीं है। तो हमें स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा कि जो हमारे गैप्स हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। और दूसरी बात है जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या होता है, भाई हमने ड्रोन बनाया, उसको टेस्ट कहाँ करें, क्या हमारे पास सिविल ड्रोन है, मेरा एक स्टूडेंट है वो जाके ट्रायल कर सकता है, तो हमें सिविल ड्रोन टेस्टिंग साइट्स की जरूरत है। डिफेंस टेस्टिंग साइट अभी रिसेंटली शुरू की थी, हमें सिविल ड्रोन टेस्टिंग साइट चाहिए। अब हमारे ड्रोन बड़े बड़े बन रहे हैं तो हमें चाहिए जहां पर लॉन्ग रेंज ड्रोन टेस्ट कर पाएं। और जो हमारे लेबोरेटरीज हैं, जैसे हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, उन्हें NABL और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा वो जो भी टेस्ट करते हैं वो माने नहीं जाते हैं, जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, तो वो बेचारों को दोबारा करने पड़ते हैं और पैसे लगाने पड़ते हैं। तो उसको फिर हमें 24 घंटे अवेलेबल कराना चाहिए, 365 डेज अवेलेबल कराना चाहिए, और हो सके तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या कराना चाहिए अगर उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। अब जो भारतीय जो मान लो संस्थाएं हैं जो ड्रोन खरीदती हैं, वो कहती हैं हम कैसे बिलीव करें कि ये जो संस्था है ये इंडिजिनस डिजाइन कर रही है। तो एक मैकेनिज्म ऐसा भी चाहिए कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, MSME हैं, उसकी जो कुछ उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन हमारी अच्छी एंटिटीज हैं, कौन वो यहाँ पर बना पाती हैं। तो एक उनका एक ग्रेडेशन मैकेनिज्म की आवश्यकता है हमें, और हम एक अच्छे लेवल पे हैं। और सिविल मिलिट्री, हाउ होपफुल यू आर? How? I'm very hopeful. Right. But we will have to do it. Remember, कर्म करने से ही फल मिलता है। Right. जब तक आप भारत में सिविल ड्रोन का ओनरशिप नहीं लेंगे, एक नोडल मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे, एक सिविल ड्रोन टेक्नोलॉजी रोड मैप नहीं बनाएंगे, अपने आप नहीं होगा। हमें ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स ऑनरशिप लेनी पड़ेगी और चाहिए वो ऑनरशिप लेना। सुशीला मैम, आपसे भी मैं कंक्लूडिंग रिमार्क में यही जानना चाहती हूँ कि वे फॉरवर्ड आप क्या देख रही हैं इसमें? I see great potential in this. Okay. I see use of drone technology in all sphere of life. With it, and it's for the benefit of civil society. Right, right. वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जो आर्मी और I mean otherwise in the defense arena में जो यूज़ हो सकता है वो तो होता ही है, लेकिन for the benefit of general community it is very much in use and it is going to be benefited. Okay. And it is opening up, not only benefiting but it is opening up the job arena as well, in terms of manufacturing, in terms of use, in terms of learning. Right. तो इसमें जो IT स्पेशलिस्ट हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है. There can be many startups and a road ahead to go. Okay, thank you so much मैम, थैंक यू सो मच। आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ बातचीत की, शुक्रिया आपका। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मंसर आलम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।